हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, जीवों का विकास। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्या है, पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजाति। इनमें से कुछ जीव से हम परिचित हैं तो कुछ के बारे में हमने सुना है। कुछ जीव ऐसे हैं जो इनमें से कुछ जीव से हम परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सुना है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विलुप्त हो गए और उनके अवशेष और जीवाश्म से होने से ही उनकी पुष्टि होती है। इसी में से एक है डायनासोर। डायनासोर का आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा। जो डायनासोर है क्या है, कई जगह इसके अवशेष मिले हैं। एक तो जबलपुर के पास लमनेटा घाट में, नर्मदा घाटी के कई जगह इनकी प्राकृतिक आवास है। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिले हैं। ये विविध प्रकार के हैं। पृथ्वी पर लगभग 200 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इनकी जानकारी इन्हीं जानवरों का राज था। एक छोटा से छोटा जानवर 25 सेंटीमीटर का था और बड़े से बड़ा 40 मीटर का था। इसमें से कुछ मांसाहारी थे तो कुछ शाकाहारी थे। कुछ के 2 पैर थे तो कुछ के 4 पैर थे। कुछ उड़ने वाले थे तो कुछ ज़मीन में रहने वाले थे। डायनासोर के समय उसके पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जिनमें शैवाल, फर्न, मांस, साइकस और किंगो आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहा भी उस समय पाया जाता। चूहा, तिलचट्टा। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जाता है। जैसे हम हाथी को बोल सकता है। डायनासोर के ख़त्म होने के बाद हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों का संख्या में बढ़ा। वर्तमान में डायनासोर के युग की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु डायनासोर नहीं पाया जाता। आज मनुष्य और हाथी जो डायनासोर के युग के थे आज पाए जाते हैं। और एक दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, क्या आप जानते हैं किंगो नामक यह पेड़ डायनासोर के युग का है और हिरोशिमा के एटम बम से सब कुछ ध्वस्त होने के कारण पनपे वाला पहला सजीव यही था। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, जीवों का विकास। मतलब जीव का विकास कैसे हुआ, कैसे पनपे। तो बहुत सारे जीवों का नाम हमने सुना होगा। तो पहले तो क्या थे, डायनासोर था। डायनासोर का नाम सबने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये अलग अलग जगह में पाए गए थे। इसके 2 जगह का उल्लेख किया गया। एक तो जबलपुर का नाम आ रहा है इसमें और एक नर्मदा घाटी के पास आ रहा है। फिर इनके यहीं पर इनके अवशेष मिले थे। ये क्या होते हैं, विविध प्रकार के हैं। पृथ्वी पर आज से बहुत वर्ष, लाखों वर्ष पूर्व ये जानवर मिले हैं। कोई मतलब छोटे से छोटा जानवर का 50 सेंटीमीटर से और बड़े से बड़ा 40 मीटर का था। कुछ तो शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे। कुछ के 2 पैर थे, कुछ के 4 पैर थे। उस समय भी कई पेड़ पौधे हैं, कई शैवाल, कवक हैं, फंगस हैं। ये उसी समय से आज भी हमारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जैसे चूहा हो गया, तिलचट्टा हो गया। आज भी ये पक्षी तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जाता है। इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी होती गई। डायनासोर के खत्म होने में कौन आ गया, हाथी आ गया। अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान में डायनासोर के युग के जीव की कुछ प्रजातियां पाई जाती, परंतु डायनासोर नहीं पाया जाता। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। किसी भी जीव के आवास में उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होती, जैसे भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। आवास में पर्याप्त साधन की उपस्थिति होने से ही इनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, जैसे किसी भी जीव का अगर विकास करना है तो उसकी जो ज़रूरतें हैं, जैसे उसको भोजन मिलना चाहिए, वहाँ पे उसके मतलब प्रजनन की सुविधा होनी चाहिए और वो किसी भी जानवर से बचा रहे। आवास में पर्याप्त संसाधन की उपस्थिति होने से उसकी संख्या में वृद्धि होती है। कुछ प्रजाति की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कुछ की घट रही है। जैसे बाघ का एग्जाम्पल लेते हैं तो बाघों की संख्या जो कम होती जा रही है, बाघ की जो प्रजातियां हैं विलुप्त होने के कगार पे हैं। ऐसे ही बाज, सोन, चिड़िया कई जीव के साथ भी है। इसके ठीक विपरीत जो मनुष्य, इसकी संख्या क्या है, तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसके आवास के साधनों की कमी होने लगी। क्या हुआ दोस्तों, जैसे कुछ प्रजातियां की संख्या तो बढ़ी, कुछ की घटी।
इसमें बाघों की संख्या जो हो गई एकदम कम हो गई, क्योंकि और ये कुछ जानवरों की संख्या तो एकदम विलुप्त होने के कगार पे आ गई। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य है उसकी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और उसको जो रहने की सुविधा है और उसके संसाधन जो है वो कम होते जा रहे हैं। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी से बाघों की संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई तो क्या होगा? तो अगर ज़्यादा से किसी भी एक चीज़ की अगर संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या किसी प्रजाति के जीव की संख्या में वृद्धि जितनी तेज़ी से होती है उसके लिए खाद्य संसाधन जैसे जैविक अजैविक घटक भी उतने ही तेज़ी से बढ़ते होंगे। यह जानने के लिए हम ग्राफ का प्रयोग करते हैं। ये 1780 के दशक में किसी प्रजाति की जीव संख्या में वृद्धि और उनके खाद्य संसाधनों की मात्रा का तुलना। ये दोस्तों ये खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ और ये अनियंत्रित जनसंख्या, ये दो चीज़ के बारे में ग्राफ में बताया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं हम जीवों का देखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन में यह अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होगी तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। अगर या तो मनुष्य की संख्या या तो जीवों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद्व, लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इन जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। ठीक है दोस्तों, इनके जीवों की संख्या वो क्या हमेशा नियंत्रित होती है। जो खाद्य श्रृंखला के रूप में इनकी संख्या कुछ नियंत्रित होते रहती हैं। फिर कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे हैं कि साथ ही उनके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके जीव पृथ्वी पर उनके वर्तमान रूप से कहीं से डाल दिए गए हैं या प्रकृति में जो जीव बच गए उन्हें बदलाव आया या वे विलुप्त हो गए हैं। फिर जैसा ही हमने पिछले कक्षा में कोशिकी जो होती हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं और इन्हीं कोशिकाओं से बहुकोशिका मतलब एक से ज़्यादा कोशिका उत्पन्न होती हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिक जो चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस है, जिसमें जीवों की उत्पत्ति के बारे अपने व्यापक आधार के अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए हैं। आइए हम डार्विन के अध्ययन व अनुभव को समझें। जैसे इसमें क्या दिया हो, बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। सबसे पहले बीगल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बचपन में जो डार्विन था, प्राकृतिक बीगल का सफ़र और डार्विन को, तो सबसे पहले डार्विन का बताया गया है। तो बचपन से ही डार्विन जो थे प्राकृतिक घटनाओं पर या प्राणियों के आवास व्यवहार आदि संबंध में रुचि रखते थे और इनकी जानकारियाँ जुटाने में लग गए। 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता उसमें प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए उससे वैज्ञानिक और सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। ठीक है दोस्तों, सन 1831 में डार्विन की इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका होते हुए भारत के कई महाद्वीपों की सैर करने में मौका मिला और इसमें क्या हुआ, HMS बीगल नामक जहाज़ से अन्वेषी यात्रा करने निकले और फिर उन्हें ये सब रिसर्च करने का मौका मिला और जहाँ पूरा जहाज़ में पूरे बुक वगैरह पढ़ने की भी सुविधा थी। दोस्तों थोड़ा मैप देख लेते हैं। ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, अफ्रीका और यहाँ पे जो आता है हमारा इंडिया आता है, एशिया महाद्वीप। तो जो बीगल का सफ़र था कुछ इस तरह से बताया गया कि इसने यहाँ से होते पूरा यहाँ होते फिर इधर पूरा ईस्ट तरह होते ऐसे उसने यात्राएं की थी। ठीक है दोस्तों, अगले पार्ट में हम इसका और देखेंगे आगे डिटेल। तो अभी के लिए धन्यवाद।